हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश इस दुनिया में कितनी आवश्यकता है। इंग्लिश के बारे में कहीं ना कहीं जब उसकी बात आती है तो हम अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, इंग्लिश के बारे में हमको जानकारी नहीं रहती है। तो इस चैनल से आप अंग्रेजी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, यहाँ से बोलना सीख सकते हैं। आज एक नए पाठ्यक्रम के साथ शुरुआत करते हैं, तो चलिए ध्यान देते हैं। आज स्टूडेंट्स हम सभी लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस अंग्रेजी का रीढ़ का हड्डी होता है, बैकबोन होता है। अगर आपको टेंस आता है तो कोई भी सेंटेंस बोलने में, उसको समझने में, उसके अर्थ को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को जरूर देखें, वीडियो को बार बार देखें और टेंस को समझने का प्रयास करें, और जिसको ना समझ में आए वो जरूर कमेंट करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं टेंस के बारे में। यहां पे मैंने लिखा है टेंस मीन्स होता है काल, जिसको काल अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो समय समझ लीजिए, और अवधि। इसका मतलब ये तीनों मीन्स होता है, हिंदी मीन्स होता है टेंस का। अब इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। परिभाषा लिखा है, किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराने वाले प्रक्रिया को काल कहते हैं। क्या लिखा है? किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराने वाले प्रक्रिया को काल या समय कहते हैं, काल कहते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है कि यहां पे किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता। इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, जब मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे जाएगा, इसका मैसेज जाएगा, यूट्यूब के थ्रू जाएगा, तो आपको ये लगेगा कि हाँ सर ने इस वीडियो को डाला है। कब डाला है? रात में डाला है, सुबह डाला है, या मॉर्निंग में डाला, दोपहर में डाला है। तो जो भी समय आपको पता चलेगा, जिस भी समय का आप नाम लेते हो, उसी को काल कहते हैं। तो अंग्रेजी में क्या लिखा है? लिखा है टेंस इज द प्रोसेस। टेंस एक ऐसी प्रक्रिया होती है विच एड्रेसेस अस, जो हमें बताती है, समझाती है, हमें बोध कराती है अबाउट द टाइम ऑफ द वर्क, जो हमें किसी कार्य के समय को बताती है, किसी कार्य के समय को। इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं और आप वीडियो को देखोगे तो आप नाम लोगे कि ये वीडियो कल का है, तो कल जो नाम लेंगे वही आपका टेंस होगा। और इट्स परफेक्शन और इम्परफेक्शन, इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध जब आपको होता है कि हाँ वीडियो बनाने का काम, यह वीडियो पूरा हो गया है, या ये जो टेंस पढ़ा रहे हैं यह टेंस पूरा हो गया, तो उसी को टेंस कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया में स्टूडेंट्स टेंस के प्रकार देखते हैं, काइंड्स ऑफ द टेंस। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो भी घटना घटित होती है, यानी कि कोई भी काम होता है और उस काम का जब हम चर्चा करते हैं तो उस चर्चे में क्या आता है? उसका समय बोध होता है। जैसे कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कि काम कब है? काम का वर्तमान में जारी है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है। कल राम स्कूल गया था, तो कल राम स्कूल गया था, तो समय का बोध आपको हुआ कि बीते हुए समय में उसका आपको बोध हुआ, उसी को टेंस कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि टेंस के प्रकार देखते हैं, काइंड्स ऑफ द टेंस, काइंड्स ऑफ द टेंस। टेंस के प्रकार कितने होते हैं? वैसे सभी लोग जानते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप जरूर देखें, यहां से बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। प्रेजेंट टेंस सबने सुना होगा, अगर छोटे क्लास के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए और सुपर है। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि इसमें टेंस पढ़ाएं, तो इसलिए मैं टेंस पढ़ा रहा हूं। आगे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। ये देखिए वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है आज,
आज जो भी घटना घटेगी, आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो यह वर्तमान में है, अभी मेरे लिए यह वर्तमान है। और कल जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो वह टाइम, देखने का टाइम वर्तमान होगा, लेकिन वीडियो अपलोड करने का टाइम पास्ट होगा। दूसरा टेंस आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल यानी कि इसे कहेंगे बीता हुआ कल। बीता हुआ कल। स्टूडेंट, कल दो प्रकार के होते हैं, एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। तीसरा आपका आता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल या भविष्यत काल। इसको क्या बोलते हैं? आने वाला समय। देखिए स्टूडेंट, हम तीन तरह के टेंस का मतलब तीन तरह के टाइम का स्टडी करते हैं टेंस के थ्रू। यानी कि काल के अंतर्गत हम तीन समय को स्टडी करते हैं। पहला समय वर्तमान, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। और अगर सिंपली आप समझना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट सिंपली वे, तो आप ये जानिए वर्तमान ही आज है, बीता हुआ कल, आपका बीता हुआ टाइम जो होता है वह है पास्ट है, और आने वाला समय फ्यूचर है। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट को अर्ली एज से ही पढ़ाया जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपको काफी चीजों का बोध होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, टेंस तीन प्रकार के होते हैं और अब इसका डिफिनेशन देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। सभी लोग अपने नोटबुक में इसको लिख लें। टेंस हर स्टूडेंट को जानना चाहिए, बिना टेंस के आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे अंग्रेजी में। विदाउट टेंस यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। यह एकदम फैक्ट बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको विशेष तरीके से समझें और घर पे जब भी आपको टाइम मिले तो वीडियो को जरूर देखें, इससे आपको काफी लाभ होगा। मैं आपको एकदम शुरू से पढ़ाऊंगा इसमें क्या क्या चीज जरूरी है। टेंस, टेंस के अंतर्गत जो वाक्य बनते हैं, टेंस के अंतर्गत जो भी वाक्य बनते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, यहां पे लिखा है स्टूडेंट, टेंस के अंतर्गत जो भी वाक्य बनते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, इसके मुख्य भाग का अध्ययन। यानी कि इस टेंस के अंतर्गत जो भी हम लोग वाक्य स्टडी करते हैं और उस वाक्य में क्या क्या चीजें प्रयोग होती हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। टेंस आपको क्यों बनाने नहीं आता है? बहुत सारे स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूं, कोचिंग भी पढ़ाता हूं, तो उसमें मैं देखता हूं स्टूडेंट को बहुत सारी चीज वाक्य में जानकारी नहीं होती है कि उस वाक्य में आखिर मुख्य चीज क्या है, किन किन शब्दों को हमें पहले लिखना है, पहले प्रयोग करना है, और वे वाक्य में उस चीज को नहीं पहचान पाते हैं कि क्या चीज इसमें जरूरी है और किसको पहले प्रयोग करना चाहिए। तो उस चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। टेंस आपको तभी आएगा जब इसकी छोटी छोटी फैक्ट को आप जानोगे। आइए देखते हैं। वाक्य बनाने के लिए स्टूडेंट्स कर्ता, कर्ता, कर्ता का मतलब अंग्रेजी में इसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट माने विषय, आप जानते होंगे, विषय भी जानते होंगे।
और बाराती भी होता है इसका मतलब। लेकिन इन दोनों को हमें नहीं लेके चलना है, हमें इसको लेके चलना है कि सब्जेक्ट मींस कर्ता होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर कर्ता वाक्य में होता कौन है, होता क्या है कर्ता, सब्जेक्ट क्या होता है, इसकी जानकारी हम लेते हैं। यहां से समझिए कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती है तो टेंस समझने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और मेरा यह दावा है, मैं आपको 100% टेंस सिखाऊंगा, वाक्य को समझना सिखाऊंगा, कर्ता और जो वाक्य के मेन पार्ट होते हैं, कब वाक्य में उसकी जरूरत होती है, कहां उस शब्द को लिखना है, ये मैं सारा चीज आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कर्ता। कर्ता के बारे में स्टूडेंट, नाउन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। नाउन सब्जेक्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया गया था, उसमें पूरा अभी नहीं बताया गया है, वो आपको बताया जाएगा, मैं वीडियो डालूंगा। लेकिन मैं इसमें टेंस को भी साथ लेके चल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत इसकी भी जानकारी होती रहे। नाउन सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट में क्या आता है, किसी का नाम आता है, राम, सीता, बॉय, टीचर, गर्ल, किंग, काऊ, etc। ये सब्जेक्ट होते हैं नाउन। यानी नाउन आपको बताया गया है कि जिनका भी नाम होता है या जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसे नाउन कहा जाता है। नाउन यानी इसको हम अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। नाउन यानी नाउन सब्जेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, राम, सीता, बॉय, टीचर, गर्ल, किंग, काऊ, etc। जैसे हम सिंपली वाक्य बना रहे हैं, वह एक किसान था, सॉरी किसान है, वह क्या है, किसान है। कौन क्या है, वह। यहां पे हमने प्रोनाउन प्रयोग किया, लेकिन यही स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, मैं आगे बताऊंगा। अब इसी ही मतलब वह के जगह पे हम क्या लिखेंगे, किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे। जैसे राम एक किसान है, हमने क्या लिखा, राम एक किसान है। तो इसमें कर्ता सब्जेक्ट के बारे में चर्चा हो रही है, नाउन सब्जेक्ट यानी कि संज्ञावाचक कर्ता, संज्ञावाचक कर्ता। तो संज्ञा यहां पे राम है, राम एक किसान है, यहां पे भी नाउन है, लेकिन मुख्य जो कर्ता के रूप में यहां प्रयोग हुआ है वह राम है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे राम इज अ फार्मर। किसान कौन है, राम है। और फिर मैं आपको दूसरा बता रहा हूं, दूसरा फैक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट में आप लोग ये बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या है, रियलिटी क्या है, उसे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं। जो बैक के स्टूडेंट होते हैं, जहां पे इंग्लिश की टीचिंग बहुत पुअर होती है, वहां पे स्टूडेंट ये सब नहीं जानते हैं। हाँ, ही का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है कि आखिर ही है क्या। एकदम 100% बात है, मैं पढ़ाता हूं, मैंने देखा है इस चीज को, और स्टूडेंट के अंदर इस चीज की कमी पाई जाती है कि वे ही, सी, इट जो प्रयोग होता है, वे इसका नाम नहीं जानते हैं। तो आप यहां से समझे, ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी, इसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट कहते हैं। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यहां पर्सनल प्रोनाउन मैंने लिखा है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सब्जेक्ट जो होते हैं वे ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी। अब कैसे हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। समझिए, आप लोग बोलते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इस समय यहां पे मैंने लिखा है आपको उदाहरण देने के लिए, मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। कौन इस समय पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। इसलिए इस पूरे वाक्य का, ये पूरा वाक्य है स्टूडेंट, ये भी जानिए आप,
बहुत स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते हैं सेंटेंस वाक्य, सेंटेंस वाक्य, सेंटेंस वाक्य कौन है, क्या होता है। तो ये आपके सामने वाक्य लिखा गया है, इसे अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, या नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश। नाउ को पहले भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। इस समय स्टूडेंट आई यहां पे जो प्रयोग हुआ है इसका नाम पर्सनल प्रोनाउन है और इसे पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट कहते हैं। हाँ, कुछ बातें आपको मैं बता दूं कि कहां आई लगता है, कहां आप यू लगाते हैं, ये सारा चीज मैं आपको बता दूं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देख लीजिए, आई, वी और यू, ये तीनों शब्द व्यक्ति अपने तथा सामने वाले के नाम के जगह प्रयोग करता है। ये जाने आप। स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा फैक्ट है। मैं आपके सामने लिखा हूं आई, वी, यू, ये तीनों शब्द व्यक्ति, सॉरी यहां मिस्टेक है, व्यक्ति अपने तथा सामने वाले के नाम के जगह प्रयोग करता है। जैसे मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अपने नाम के जगह यानी HKG हरिकेश कुमार के जगह मैं यहां पे शब्द प्रयोग किया हूं। अपने नाम के जगह मैंने आई का प्रयोग किया है। अगर है हम इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो यहां पे हम यानी कि अपने नाम के जगह ही ना इसका प्रयोग हो रहा है। और यहां पे यू माने तुम भी होता है, आप भी होता है। तो यहां पे सामने वाला जो बंदा होगा जिससे हम बात करेंगे उसका नाम तो बार बार ले नहीं सकते, तो उसके लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं। तुम ऐसा करो कि वहां चले जाओ, तुम कल यहां आ जाना, टाइम से आ जाना। अब मान लीजिए सामने वाले का नाम रोहन है, तो रोहन के लिए हम बार बार रोहन तुम कल यहां आ जाना, रोहन तुम कल वहां टाइम से चले जाना, रोहन तुम यहाँ 2 बजे उपस्थित हो जाना, ये हम नहीं कहेंगे। बार बार रोहन का नाम नहीं लेंगे, बल्कि रोहन के नाम के जगह हम यू का प्रयोग करेंगे। यू यानी तुम का प्रयोग करेंगे। तुम 2 बजे आ जाना, तुम सुबह आ जाना, मतलब सामने वाले के नाम के जगह यू का प्रयोग होता है। और अपने नाम के जगह जो बोलने वाला होता है, स्पीकिंग का काम करता है, वह अपने नाम के जगह आई और वी का इस्तेमाल करता है, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। स्टूडेंट ये जानिए आप लोग। जैसे यहां पे मैंने लिखा है राम, सीता, बॉय, टीचर, ये सब नाउन है। और देखिए मैं आपको बताऊं, दूसरा चीज आता है ही का प्रयोग किसके लिए होता है? ये पुरुष के लिए होता है। और सी का प्रयोग यह स्पेशली स्त्री के लिए बना है। वह एक नर्स है, तो नर्स का काम कौन करता है? स्त्री करती है। तो वहां पे हम लोग लिखेंगे सी इज ए नर्स, वह एक नर्स है। वह एक चपरासी है। अगर हम लिखें वह एक चपरासी है, यानी कि किसी के नाम के जगह, राम के जगह या बॉय के जगह, टीचर के जगह हमने यहां पे लिखा है वह एक चपरासी है, तो इसके लिए हम लोग ही इज अ प्यून, ही इज अ प्यून का प्रयोग करेंगे। यहां पे देखिए चपरासी कौन है? ही है। चपरासी कौन है? ही। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूं। राम एक किसान है। कौन किसान है? तो राम एक किसान है। स्टूडेंट ये जानना बहुत जरूरी है कि वाक्य में सब्जेक्ट का क्या होता है। तो सब्जेक्ट आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। और थोड़ा सा यहां भी आप लोग देख लें सब्जेक्ट के रूप में, जैसे रामू और सोनू, रामू और सोनू स्कूल जा रहे हैं।
रामू और सोनू स्कूल जा रहे हैं। कौन जा रहा है? रामू जा रहा है, सोनू जा रहा है। इसमें देखिए दो नाम आया स्टूडेंट, इसलिए हम लोग बहुवचन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दो लोग हैं। और याद रहे कि सब्जेक्ट के दो नंबर होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। और अंग्रेजी में भी याद रखिए कि अंग्रेजी में दो ही नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो इसमें रामू और सोनू स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? घटना क्या हो रही है? जाने की हो रही है। कब जा रहे हैं? देखिए है आया है यहां पे आपका प्रेजेंट है, तो रामू एंड ये कंजक्शन है सोनू। अब यहां पे देखिए बहुवचन की क्रिया लगेगी, हेल्पिंग वर्ब है ये। रामू एंड सोनू आर गोइंग टू स्कूल। यहां पे रामू और सोनू कहां जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। तो इस वाक्य का कर्ता रामू और सोनू है। यहां बताया गया मैं करता है और यहां बताया गया ही करता है। और स्टूडेंट ये एक चीज और देखिए आप, ईट, ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए होता है, निर्जीव वस्तु के लिए होता है और सिंगुलर जानवर के लिए होता है, सिंगुलर जानवर के लिए। ये मैं आगे बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। आइए स्टूडेंट आगे देखते हैं। ईट का प्रयोग जैसे होता है, आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा हो रही है। कब वर्षा हो रही है? आज वर्षा हो रही है, ये तो टाइम है। लेकिन इस वाक्य में कर्ता का अभाव है, इस वाक्य में कर्ता का अभाव है और मुख्य क्रिया कौन है? वर्षा। तो ऐसे वाक्य में भी हम ईट का प्रयोग करते हैं। इट इज रेनी, वर्षा कब हो रही है? टुडे। इट इज रेनिंग टुडे। यहां पे कर्ता के रूप में इस इट का कोई मतलब नहीं है, यहां पे बस वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए इसका हम चयन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दे जो शब्द है, दे, यह होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है, यह प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे वे बाजार जा रहे हैं, यहां पे आप जरूर ध्यान दें बिंदी का, क्योंकि ये बहुवचन है स्टूडेंट्स। ये छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं देते हैं लिखते वक्त हिंदी में। वे बाजार जा रहे हैं, बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? वे, दे आर गोइंग टू, कहां जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। वे कहां जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। तो इस वाक्य में कर्ता कौन हो गया? दे हो गया। अब नोट मैं आपको बता दूं, यह जानना बहुत जरूरी है कि देखिए क्रिया के साथ कौन, WHO, हु माने कौन होता है, याद रखें, बहुत जरूरी है, इस पे जरूर ध्यान दें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्रिया के साथ कौन का प्रश्न करने पर कर्ता, अंग्रेजी में सब्जेक्ट, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं और हिंदी में कर्ता का पता चलता है। किसी वाक्य की शुरुआत जब बोली जाती है, अफर्मेशन से शुरू होती है,
माने साधारण वाक्य से शुरू होती है, तो पहले वाक्य में कर्ता ही आता है और कर्ता ही बहुत सारे स्टूडेंट वाक्य में नहीं पहचान पाते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें कि वाक्य में कौन का प्रश्न करने पे जब भी हम क्रिया के साथ, क्रिया खाना पीना रोना धोना उठना बैठना नहाना, मैंने बहुत पिछले वीडियो में पढ़ाया है, तो आप लोग जरूर इसको देखें और जो पिछला वीडियो है उसको भी देखें तो आपको काफी लाभ मिलेगा। क्रिया के साथ कौन का प्रश्न करने पर कर्ता का पता चलता है, जैसे चपरासी घंटी बजाता है, चपरासी घंटी बजाता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा चीज है। चपरासी घंटी बजाता है। घंटी अगर मैं पूछूं घंटी कौन बजाता है, कौन बजाता है, देखिए क्रिया यहां पे है बजाना, मैंने लिखा है क्रिया के साथ कौन का प्रश्न करने पर, तो घंटी यहां पे देखिए कौन बजाता है, यहां पे हम कौन लिखेंगे, कौन। अगर हम चपरासी को हटा देते हैं तो इसका जो प्रश्न बनेगा घंटी कौन बजाता है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो लेकिन यहां से हम इसे हटा देते हैं। घंटी कौन बजाता है, तो कौन का प्रश्न करने पे शायद आपको पता चल गया होगा घंटी कौन बजाता है, तो चपरासी, उत्तर आपको मिल गया होगा। घंटी कौन बजाता है स्टूडेंट्स, चपरासी। पियून रिंग्स, ये बात निश्चित है इसलिए द का प्रयोग करेंगे हम। द पियून रिंग्स, द पियून रिंग्स द बेल, दोनों निश्चित है। घंटी बजाना इसलिए यहां पे मैंने द लगा दिया। द पियून रिंग्स द बेल, घंटी कौन बजाता है, चपरासी घंटी बजाता है। यह है आपका नाउन सब्जेक्ट है स्टूडेंट, मैंने लिखा है किंग, लिखा है बॉय, लिखा है सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे चपरासी घंटी बजाने का काम करता है। इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, चपरासी है। चपरासी, कर्ता कौन बन गया इस वाक्य का, चपरासी बन गया। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ममता यहां आती है। कौन यहां आता है, कौन यहां आता है, तो ममता यहां आती है। ममता कम्स कहां, हियर, ममता कम्स हियर। कौन यहां आता है, कौन, या मतलब यहां पे रखेंगे, यहां कौन आता है, आती है, कौन यहां बीच में लगाएंगे, तुरंत आपको मिल जाएगा स्टूडेंट कर्ता। तो वाक्य में जब भी कभी कंफ्यूजन हो, कर्ता का तलाश करना हो, तो आप एट फर्स्ट ये देखें कि वाक्य में कौन का प्रश्न आप क्रिया के साथ करें। लास्ट में रहती है क्रिया, यहां पे देखिए हिंदी वाक्यों में लास्ट में क्रिया पाई जाती है, बजाना, आना। तो इससे पहले हमें कौन का प्रश्न करना है और हमें तुरंत ही सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। आइए देखते हैं, ममता कम्स हियर, ममता यहां आती है। तो ये था स्टूडेंट सब्जेक्ट के बारे में पता। मैं टेंस पढ़ने के प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूं स्टूडेंट कि टेंस अगर आपको पढ़ना है तो पहले वाक्य के उन मेन चीजों को, जो शब्द प्रयोग होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, वे क्या हैं, उनका नाम क्या है, अगर आप ये जानेंगे तो आपको किसी भी टेंस के वाक्य को बनाने में दिक्कत नहीं होगी और शब्दों को आप सही जगह पर यूज कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। स्टूडेंट, आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और टेंस तो बहुत जरूरी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इट इज नो नीड फॉर टेलिंग ऑल ऑफ यू दैट टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और आगे देखते हैं, वर्ब, नहीं थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हिंदी इसका सहायक क्रिया, और इसे एक्सिलियरी भी बोलते हैं, AUXILIARY, या एक्सिलियरीज भी बोलते हैं। एक्सिलियरी माने होता है सहायक क्रिया।
इसे आप जाने, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये दूसरा चीज इंग्लिश में आता है, ये दूसरे नंबर पे कर्ता के बाद, कर्ता के नंबर के अनुसार इसका चयन होता है। हेल्पिंग वर्ब का कार्य क्या होता है, इसके कार्य, किसके कार्य, हेल्पिंग वर्ब के। तो हेल्पिंग वर्ब के कार्य आप इसे जरूर अपने नोटबुक में लिखा करें स्टूडेंट। हेल्पिंग वर्ब का कार्य देख लीजिए क्या होता है, इसको समझते हैं। वाक्य में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। क्या समझे आप, वाक्य में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया मैंने बताया है, अभी बजाना आया है, चपरासी घंटी बजाता है। और एक लिखे थे आती है, कौन आता है, ऐसे कुछ था, ममता यहां आती है, ममता यहां आती है, तो आती है उसमें क्रिया है, तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है स्टूडेंट्स। और लेकिन हेल्पिंग वर्ब उसकी मदद करता है ऐसी क्रियाओं का वाक्य में। और आगे देखिए क्या लिखे हैं, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है तथा वाक्य को प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक निगेटिव वाक्य बनाने में मदद करती है। बहुत जरूरी है, देख लीजिए, बहुत बड़ी भूमिका है। पहले तो ये मुख्य क्रिया का उसका अर्थ प्रदान करेगी, दूसरा चीज इस वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाएगी और नकारात्मक वाक्य बनाने में पूरा मदद करती है, जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। और साथ ही साथ वाक्य का ये फैक्ट आप जरूर ध्यान दें, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या करती है, वाक्य के टेंस को पहचानने में एचबी की यानी हेल्पिंग वर्ब की पूर्ण भूमिका होती है। देख लीजिए, बहुत अच्छा चीज है ये, पूर्ण भूमिका होती है। आपने क्या समझा, मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के बाद अंग्रेजी में इसी का नंबर आता है स्टूडेंट्स। कार्य, इसके कार्य क्या होते हैं, वाक्य में सहायक क्रिया क्या करती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है, यहां पे फिर तथा वाक्य को प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य बनाने में मदद करती है। फिर देखिए, वाक्य के टेंस को पहचानने में हेल्पिंग वर्ब की पूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए कैसे, राधा स्कूल जा रही है, कौन जा रहा है, राधा जा रही है। इस वाक्य का कर्ता आपको शायद आप पता चल गया होगा कि इस वाक्य का कर्ता कौन है, राधा है। और यहां पे है की मीनिंग एक वचन राधा करता है, इसलिए इज, यहां पे देखिए राधा इज गोइंग टू स्कूल, राधा कहां जा रही है, स्कूल जा रही है। स्टूडेंट यहां पे जो इज प्रयोग हुआ है यही आपका हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें मुख्य क्रिया गोइंग है। गोइंग की पूर्ण रूप से सहायता कौन कर रहा है, अगर मैं बोलूं राधा गोइंग टू स्कूल, राधा स्कूल जा रही पे आके आपको अटक जाना पड़ेगा, यू विल स्टॉप, आप रुक जाओगे। क्यों, क्योंकि यहां पे आप है की मीनिंग स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस वाक्य में जो इज प्रयोग हुआ है इस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब है। और देख लीजिए, बिना इसके ये मुख्य क्रिया पूरा नहीं हो सकती, असंभव। गोइंग आप लिख करके प्रयोग करके कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप इसके साथ इज नहीं लगाएंगे, ये क्रिया कभी पूर्ण न अपना अर्थ नहीं स्पष्ट कर पाएगी। दूसरा चीज, वाक्य के टेंस को पहचानने में मदद करती है इज।
ये इज जो है प्रेजेंट टेंस की क्रिया होती है, सहायक क्रिया प्रेजेंट टेंस की। अगर आप इज देख लिए तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट टेंस की किसी भी पार्ट का यह हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा चीज, इसी वाक्य को हम निगेटिव बनाते हैं। राधा स्कूल नहीं जा रही है, राधा इज के बाद आपको नॉट लगाना है। हर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। राधा इज नॉट गोइंग टू, कहां, गोइंग टू स्कूल, राधा स्कूल नहीं जा रही है। बहुत अच्छा चीज है। यहां पे देखिए नॉट लगा है। अगर हिंदी में आ गया, क्या राधा स्कूल नहीं जा रही है। यहां पे देखिए एक प्रश्न किया जा रहा है। अभी तक तो था कि ये मान लीजिए क्या को हटा देते हैं, राधा स्कूल नहीं जा रही है, निगेटिव सेंटेंस था। लेकिन यहां पे क्या पहले आ गया, क्या राधा स्कूल नहीं जा रही है। तो इसके लिए स्टूडेंट इसी इज को, जो यहां हेल्पिंग वर्ब बनना है, पहले और दूसरे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब बना है, उसी सहायक क्रिया को आप पहले लिख देंगे, जो क्या का भी मीनिंग बताएगी और है का भी मीनिंग बताएगी। इज राधा, अच्छा ये सेंटेंस निगेटिव भी कर दिए हैं तो कर्ता के बाद आपको नॉट लगाना है। आगे रूल्स में बताया जाएगा। इज राधा नॉट गोइंग टू, कहां, स्कूल। शायद हमको लग रहा है कि अब आप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब की कितनी बड़ी भूमिका होती है। यहां तो निगेटिव बनाने में मदद की, फिर अफर्मेटिव बनाने में मदद की, फिर मुख्य क्रिया का भी सहायता कर रही है। हर जगह आगे गोइंग अधूरा है इसके बिना, गो माने जाना, यही आपका मुख्य क्रिया है और इसकी पूरी सहायता ये हेल्पिंग वर्ब छोटा सा 2 अक्षर वाला शब्द ही कर रहा है। फिर अगर इसी में क्वेश्चन वर्ड लाते हैं, राधा स्कूल क्यों नहीं जा रही है, राधा स्कूल क्यों नहीं जा रही है, क्वेश्चन मार्क। राधा स्कूल क्यों नहीं जा रही है, यहां पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, प्रश्नवाचक शब्द क्यों का प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है ये। तो पहले हम लिखेंगे इसी की मीनिंग, क्योंकि वाई, और राधा सिंगुलर है, वही हेल्पिंग वर्ब जो क्या शब्द के लिए आई है, अब यहां पे प्रयोग होगी। वाई इज राधा नॉट गोइंग टू स्कूल, राधा स्कूल क्यों नहीं जा रही है। तो देखिए स्टूडेंट, एक तो ये साधारण वाक्य बनाने में और साथ ही साथ टेंस भी पहचानने में मदद कर रही है। प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ध्यान देंगे, छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान देंगे स्टूडेंट, तो मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि आप सभी लोगों को टेंस का बहुत जल्दी ज्ञान होने वाला है। बशर्ते आपको ये वीडियो कंटिन्यू देखना पड़ेगा और इसे समझने के लिए आपको ये चीज बखूबी केयर करना पड़ेगा कि वाक्य जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें किस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं। जैसा मैंने 2 शब्द का भी मतलब 2 तरह के शब्द का प्रयोग बताया, पहला तो सब्जेक्ट बताया, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग शायद आप देख लिए होंगे कि इसी इज से वाक्य को निगेटिव भी बनाया गया है, नकारात्मक भी बनाया गया, और इसी वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य भी बनाया गया, और साथ ही साथ क्वेश्चन वर्ड के साथ भी यहाँ पे सहायक क्रिया इज का प्रयोग हुआ है और मुख्य क्रिया की सहायता टेंस को पहचानने में पूर्ण भूमिका निभाती है। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं अगर आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। और साथ ही साथ ये भी आप शेयर करें कि इस चैनल के जरिए उन्हें टेंस जानने का बखूबी मौका मिलेगा, क्योंकि टेंस ही स्टूडेंट को नहीं आता है और वे अंग्रेजी से भागते हैं। तो मैं आपको 100% कह सकता हूं स्टूडेंट्स, यहां से इस चैनल से आप टेंस के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे
अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। Hi dear friends and students, please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon and like and share video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, टेंस के बारे में आप लोगों को उसमें जो वाक्य प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया गया कि दो ही फैक्ट अभी बताए गए हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया कि वह वाक्य का वह भाग होता है जो किसी काम को अंजाम देता है, मतलब किसी कार्य को करता है। दूसरा क्या बताया गया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब जो है मुख्य क्रिया की सहायता करता है, फिर वाक्य को नकारात्मक बनाता है, नकारात्मक वाक्य बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ उसे प्रश्नवाचक वाक्य में भी बनाने में मदद करता है। तो चलिए इसी क्रम में स्टूडेंट्स हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं कि टेंस के अनुसार जो जो मुख्य चीजें होती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आज हम सभी लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या होती है यह ध्यान देना है कि प्रत्येक जो वर्ब होती है, वर्ब, वर्ब माने क्रिया, क्रिया का मतलब कार्य होता है। जिस शब्द से, यहां पे थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं हम इसका, क्रिया का समझते हुए चलेंगे कि जो शब्द वाक्य में काम प्रकट करता है, उसे क्रिया कहते हैं। यहां पे आपको मैंने परिभाषा दिया कि क्रिया मतलब जैसे किसी वाक्य को बनाने के लिए पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है, मेन वर्ब जिसे कहते हैं। अगर आप ये जानते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसका इंग्लिश में मैं डिफिनेशन दे रहा हूं, द वर्ड विच shows action or work in the sentence is called verb। क्या लिखा गया, द वर्ड विच शोज एक्शन और वर्क इन द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि वह शब्द जो वाक्य में कार्य प्रकट करता है, किसी क्रिया को करता है, उसे ही जो है वर्ब कहते हैं। तो वर्ब में एज एग्जांपल देते हैं गो, कम, सी, रीड, रीड, टीच, वॉच। अगर जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा और उसको आप देखेंगे तो उस समय वॉच का प्रयोग होगा, यानी कि आप YouTube पे वीडियो HKG ECC देख रहे हैं, इंग्लिश क्लासेस देख रहे हैं। देखिए, गो माने जाना, कम माने आना, सी माने देखना, रीड माने पढ़ना, टीच माने पढ़ाना, वॉच माने देखना। तो ये स्टूडेंट पूरा जो मैंने लिखा ये सब टोटल क्या है, वर्ब्स है। ये वाक्य में क्रिया का काम करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं घर जाता हूं।
मैं घर जाता हूं। कौन घर जाता है, मैंने बताया था कि कौन का प्रश्न करने पे हमें कर्ता का पता चलता है। आई गो टू हाउस, मैं घर जाता हूं। इसमें क्रिया, मुख्य क्रिया जाने का काम क्या हो गया, ये पहचान है ताहू, और जाना यहां पे क्रिया है, जैसे यहां पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, वे यहां आ रहे हैं। वे यहां आ रहे हैं, कौन आ रहा है, वे आ रहे हैं। तो आने का काम कौन कर रहा है, वे। ये बहुवचन करता है, जैसा आपको बताया गया था। दे आर, यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब आया है, बहुवचन करता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यह वाक्य है। इसे आप जरूर याद रखें कि यहां से वे से लेके हैं तक जितने भी शब्द बीच में आए हैं या शुरू से लेके अंत तक आए हैं, इनको मिलाकर के इसका निर्माण हुआ है। ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं, वाक्य कहाँ होता है। मैंने अक्सर पूछा है स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त कि वाक्य कहाँ लिखा हुआ है, तो वाक्य समझ में नहीं, मतलब समझ नहीं पाते हैं। तो आप सिंपली यहां से समझ सकते हैं कि कई शब्दों को मिलाकर के वाक्य का निर्माण होता है। यहां आप देख सकते हैं, यहां वे से लेकर के हैं तक जितने भी शब्द आए हैं, ये दोनों अक्षर हैं और बीच में शब्द हैं। तो कुल मिलाकर के वाक्य का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इन्हीं को वाक्य कहा जाता है, अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। दे आर कमिंग, कहां, हियर। वे यहां आ रहे हैं, आना, कम माने आना। तो स्टूडेंट यहां पे कम का प्रयोग हुआ और यहां पे गो का प्रयोग हुआ। इस तरह से इस वाक्य में आना और जाना दोनों क्रिया है। पहले कर्ता आया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब को चुना, जैसे यहाँ पे दे है, फिर मेन वर्ब जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान देंगे, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जो एक्शन वाला शब्द होता है उसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसको समझने का प्रयास करिए। एक और शब्द यहाँ पे वॉच आया है, वॉच माने घड़ी ना समझने, वॉच माने देखना होता है। जैसे वह फिल्म देख रहा है, वह फिल्म देख रहा है। जहां पे एकटक होकर के हम लोग बादरिंग करते हैं, निहारते हैं, वहां पे देखने का वॉच प्रयोग होता है। वह फिल्म देख रहा है, तो ही यहां पे हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, एचवी जिसे कहेंगे। ही इज वॉचिंग, ही इज वॉचिंग अ मूवी। इस तरह से स्टूडेंट इस वाक्य का निर्माण हुआ। अंग्रेजी में ही से लेकर के मूवी तक एक सेंटेंस बना, हिंदी में वह से लेकर के है तक एक सेंटेंस बना। और इसमें मुख्य क्रिया आपका वॉच हो गया, इसमें कम हो गया और इसमें गो हो गया। तो पहले मैंने कर्ता पढ़ा, फिर हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, फिर मेन वर्ब पढ़ा, मुख्य क्रिया। और मेन वर्ब के रूप में कई शब्द आते हैं, मतलब कई शब्द नहीं, मेन वर्ब जो होता है 5 रूपों में प्रयोग होता है। इसको मैं बताऊंगा, तुरंत ही बता रहा हूं, इसको समझें और अपने नोटबुक में जरूर लिख लें स्टूडेंट्स। बहुत जरूरी है ये सब जानना, क्योंकि शुरुआती दौर में जब भी आप कहीं लर्निंग बड़े संस्था में स्टडी करने के लिए जाते हैं, विजिट करते हैं और आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो एट फर्स्ट आपको क्या बताया जाता है, यही सब बताया जाता है। और शुरुआत में ही बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, यहां तक कि वे मतलब उनको फेस करना पड़ता है, चैलेंज उनके सामने होता है। तो इस वीडियो के थ्रू जो है आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट में जाएं और कमेंट जरूर करें, मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, जो वर्ब के प्रकार होते हैं, वर्ब्स तो स्पेशली जो फॉर्म्स है, फॉर्म्स रूप जिसे कहते हैं, वो 5 तरह के प्रयोग होते हैं। 5 फॉर्म्स हैं भाई। कौन कौन? फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फिर आपका आता है यस या ई एस या आई ई यस या आपका आता है आई एन जी। देखिए 1 2 3 4 और 5 टेंस के अलग अलग टेंस के अनुसार अलग अलग क्रिया के रूप होते हैं। जैसा पहला आपको एग्जाम्पल दिया गया है गो, गो माने आपका होता है जाना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। ये अक्सर आता है आपके किताबों में, पास्ट इंडेफिनिट का जो भी स्टोरी पढ़ते हैं वहां पे जाने का अगर बोध होता है तो वहां पे वेंट लगता है। फिर आपका आता है गॉन, फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है, एक वचन कर्ता के साथ गो होता है, गो मतलब जियो, गो में हमने ई एस लगा दिया, गोज लगा दिया। फिर इसी को क्या बनाते हैं, गोइंग बनाते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको ये सब फैक्ट याद करना पड़ेगा। इसके लिए स्पेशली आप टीचर मतलब टीचर आपको लर्न नहीं करा सकते, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। क्रिया आपको लर्न करनी पड़ेगी। एक क्रिया के 5 रूप होते हैं, ये 5 मैं आपको एक के थ्रू दे रहा हूं। फिर दूसरा दे रहा हूं कम, कम माने आना होता है, कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, थर्ड फॉर्म कम ही होता है। उसके बाद इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन कर्ता के साथ कम्स हो जाता है, फिर कमिंग हो जाता है। याद रहे स्टूडेंट, जिस क्रिया में लास्ट में ई आता है और उसमें आईएनजी लगाना होता है तो ई को हटा दिया जाता है। ये आप जरूर याद रखें कि जिस क्रिया में लास्ट में ई आता है उस क्रिया में अगर आईएनजी लगाना है तो ई को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तीसरा आपका मैंने दिया वॉच माने देखना होता है, वॉच माने देखना, वॉच का सेकेंड फॉर्म वॉच्ड होगा, थर्ड फॉर्म भी वही होगा वॉच्ड ही। और इसमें यस या यस जो लगाते हैं एक वचन की क्रिया, स्टूडेंट याद रहे कि यह हमेशा एक वचन की क्रिया होती है, एक वचन क्रिया, और क्रिया का मूल रूप हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि एक वचन की क्रिया का नाम बताए तो आप ये कह सकते हैं कि एक वचन की क्रिया जिस क्रिया में यस या ई एस या आई ई एस लगा होता है उसे एक वचन की क्रिया कहते हैं, और जो क्रिया मूल रूप में होती है उसे बहुवचन की क्रिया कहते हैं। ये आप जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, और इसमें आपका आता है वॉचेज। ये घड़ी वाला मत समझिएगा, देखने वाला है। और फिर यहां पे आपका आता है वॉचिंग। देख लीजिए आईएनजी फॉर्म जब आप लगाते हैं तो वहां पे वॉचिंग हो जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से मुख्य क्रिया के रूप में एक क्रिया के 5 रूप चुने जाते हैं। जैसे मैं आपको यहां ले चलता हूं गान वाले में, जैसे वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया है। अभी आपको गो बताया गया, अब यहां पे क्रिया का थर्ड फॉर्म हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, यहां पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं इसको। ये पास्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, और यहां पे यस या यस फॉर्म है, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं जिस क्रिया में आईएनजी लगता है। फिलहाल वैसे आप सिंपली जाने कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यस या ईएस या आईईएस या आईएनजी फॉर्म, बस इतना जाने। एक क्रिया के 5 रूप होते हैं स्टूडेंट्स। स्पेशली अगर देखा जाए तो इन्हीं तीनों का काउंट किया जाता है, गो, वेंट, गान का। बाकी ये सिस्टम जो है जरूरत पड़ने पे प्रयोग करते हैं। वह स्कूल गया है, ही हैज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट देखिए मैंने आपको बताया है कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए जो है कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया जिसका आप लोग प्रयोग पढ़ रहे हैं, और बाकी तो अभी आगे बताया ही जाएगा। ही हैज गॉन टू कहां, स्कूल। It is very important student for to know about the verbs. Verb is the main factor in the sentence which denotes action in the sentence, and that work is done by any subject or doer. मतलब किसी कर्ता के द्वारा वह कार्य को किया जाता है। आगे देखते हैं,
क्रिया के 5 रूप होते हैं। कौन का प्रश्न करने पे हमें कर्ता का पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब से मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्टीकरण मिलता है। यहां देखिए हैज या है, इसका मतलब हो गया एक तरह से। और गॉन, गॉन माने गया। ही हैज गॉन टू स्कूल, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यही हैज इस गॉन का पूर्ण मदद कर रहा है। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसका देखते हैं, यस या ईएस का। मेरा तोता, मेरा तोता उड़ता है। मेरा तोता उड़ता है, कौन उड़ता है? मेरा तोता। माई पैरट, माई पैरट फ्लाई, या FLY, ये फ्लाई माने उड़ना होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग नियम के अनुसार क्या लगाएंगे, उड़ने की स्पेलिंग वाई को हटा देंगे और वाई के स्थान पे IES जोड़ दिया जाएगा, जो यहाँ पे बताया गया है। ध्यान देंगे आप, यस या ES या IES, जैसे गोज बताया गया, कम्स बताया गया। वाचेज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाचेज का ES का प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पे IES का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से स्टूडेंट जो मेन वर्ब होता है वह भी जानना बहुत ही जरूरी है। एक वाक्य को कंप्लीट करने के लिए पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आता है, कौन आता है, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान देंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आता है मेन वर्ब। जो मेन वर्ब के 5 प्रारूप आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे, इसे आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि यही आपको बहुत मदद करेगा टेंस को बनाने में। किसी भी वाक्य को टेंस के अनुसार कैसे बनाना है, कैसे सही होगा, कैसे आपको गुड मिलेगा, ये आप यहां से जान सकते हैं। बस स्टूडेंट आपको केयर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है चौथे नंबर पे आपका मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने होता है कर्म। इसका प्रयोग किस रूप में होता है? पर्सन और थिंग के रूप में होता है। ध्यान देंगे, इंक थोड़ा कम है स्टूडेंट्स। यहां पे देखिए, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किस किस रूप में होता है? पर्सन और थिंग। थिंग यानी वस्तु के रूप में और पर्सन यानी व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के रूप में। तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट माने क्या बताया गया? कर्म बताया गया, पर्सन और थिंग। ये 2 तरीके से होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या क्या प्रयोग होती हैं यह ध्यान दें। ऑब्जेक्ट वर्ड्स, आप ये सब्जेक्ट ही होता है ना, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, यू का यू होता है, वी का अस होता है, और आई का मी होता है, दे का देम होता है। ध्यान रहे, ये बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 2 तरह से प्रयोग होता है। यहां पे देखिए, सजीव और निर्जीव मैं आपको वस्तु के रूप में बता रहा हूं। बुक, पेन, टेबल, कार, बस, ETC। आप देख सकते हैं इसमें सजीव कौन कौन चीजें हैं? हिम, हर, यू, अस, मी, देम। इतना आपका पूरा सजीव है, बस इसी को छोड़ करके। और आप देख सकते हैं थिंग के रूप में पेन, थिंग यानी वस्तु, कलम हो गया, किताब हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, कार हो गया, बस हो गया। ये आपका वस्तु के रूप में। तो कर्म 2 तरह से प्रयोग होते हैं, एक वस्तु के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में। व्यक्ति के रूप में जैसे ध्यान दीजिएगा,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहला होता है डायरेक्ट। कर्म दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, यहां से आप समझ जाइए कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। और याद रहे कर्म का प्रयोग अंग्रेजी में तुरंत मुख्य क्रिया के बाद किया जाता है, मेन वर्ब के बाद ही प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है निर्जीव कर्म। निर्जीव कर्म के रूप में आप यहां देख सकते हैं एज एग्जाम्पल बुक, पेन, टॉय, कार, बस, पेंसिल, आयरन या गोल्ड, कुछ भी खरीद सकते हैं। बुक, पेन, टॉय, कार, बस, पेंसिल, यहाँ पे गोल्ड, ये सारे जो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, मैंने लिखा आपके सामने, इसे निर्जीव कर्म कहते हैं। दूसरा आपका आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसको हम लोग सजीव कर्म कहते हैं। सजीव कर्म के रूप बारे में आपको ऊपर बताया गया। हिम, यहाँ पे ईट भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, में ईट छूट गया आपका, प्रोनाउन है ये। हिम, हर, मी, अस, यू और देम, ये 6 शब्द पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट है। पर्सनल प्रोनाउन, वो एक ऊपर चला गया, 7 ठी होते हैं। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। अब मैं बताता हूं कर्म कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म। अब मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट करके बता दे रहा हूं, यहां से आप समझ जाइए क्या, व्हाट माने क्या, और यहां पे आप समझ जाइए किसे और किसको। आप मुख्य क्रिया के साथ किसे किसको का या मुख्य क्रिया के साथ क्या का प्रश्न करिए, तुरंत आपको जो है कर्म के बारे में पता चलेगा। यही स्टूडेंट नहीं जान पाते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं समझता हूं कि स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करते हैं, क्यों उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो इंग्लिश इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि उनको शुरुआत का जो फैक्ट होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द सेंटेंस, उन्हें पता नहीं होता है। दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट सब्जेक्ट, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो आप वीडियो देख करके यहां जान सकते हैं कि कर्म 2 प्रकार के होते हैं। क्या का प्रश्न करने पे हमें निर्जीव कर्म का पता चलता है, जो आपको अभी मैं बताऊंगा उदाहरण के जरिए। किसे किसको का प्रश्न करने पे हमें सजीव कर्म का पता चलेगा। हिम, हर, मी, अस, यू, देम, यहाँ पे लिखे हुए हैं। बहुत अच्छा वीडियो है स्टूडेंट्स। तो मैं चाहता हूं आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, जिनको अंग्रेजी डिफिकल्ट फील होता है, वे भी यहां से सीख सकें। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आइए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक कार खरीदा। मैंने एक कार खरीदा। क्या खरीदा? एक कार। तो कार आपका क्या हो गया? निर्जीव कर्म। देखिए एग्जाम्पल में मैंने दिया है, मैंने क्या खरीदा, यहां पे आपको बताया गया है, इसे आप जरूर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा चीज मैंने लिख दिया है जानकारी के लिए शॉर्टकट में। आप यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट क्वेश्चन यू विल मेक एंड गेट द आंसर। मतलब क्या आप प्रश्न करोगे और आपको उत्तर क्या मिलेगा। और क्या का प्रश्न करने पे हमें निर्जीव कर्म का पता चलता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने कर्म होता है। स्टूडेंट बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो सकती है, क्योंकि जो है मैं हाईवे के किनारे रहता हूं और यहाँ पे वाहन आया जाया करते हैं। क्या, किसे, किसको, ये तीनों शब्द मिला करके अगर प्रश्न करते हैं तो हमें कर्म का पता चलता है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे कि मैंने बताया है कि मुख्य क्रिया के साथ आप क्या का प्रश्न करें तो आपको निर्जीव कर्म का पता चलेगा। मैंने खरीदा। क्या खरीदा?
क्या खरीदा, तो क्या के बाद तुरंत खरीदा आ रहा है, खरीदा क्रिया है। यहाँ पे देखिए बाई का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे बाट प्रयोग होगा। जैसे मैंने बताया गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, उसी तरह बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट ही होता है। आई बॉट ए कार, मैंने क्या खरीदा, ये कार। ये कैसा कर्म हो गया, निर्जीव कर्म हो गया। देख लीजिए आपके सामने है निर्जीव कर्म। फिर अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने उसे, किसे, उसे, देखिए किसे किसको का प्रश्न करने पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिससे हम लोग कहते हैं सजीव कर्म। मैंने उसे हिम या हर दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। मैंने उसे एक कलम दिया। मन लगा के आपको सुनना पड़ेगा स्टूडेंट। कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन स्टडिंग टाइम। जब भी आप स्टडी करते हैं तो कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी कंसंट्रेशन करके ही पढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको समझाना बहुत जरूरी है। मैंने उसे एक कलम दिया। कौन दिया? मैंने दिया, कर्ता का पता चला। किसे दिया? उसे दिया, सजीव कर्म का पता चला। मैंने यहां लिखा है, यह ध्यान देंगे आप। किसे किसको का प्रश्न करने पे सजीव कर्म का पता चलता है। मैंने उसे, किसे, उसे एक कलम दिया। क्या दिया? कलम दिया। देखिए सजीव कर्म और निर्जीव कर्म इस वाक्य में परिपूर्ण है और दिया है आपका क्रिया है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एक वाक्य में कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म का बहुत ही महत्व होता है। हेल्पिंग वर्ब इस वाक्य में प्रयोग नहीं होगा, मैं आगे एग्जांपल दूंगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा। मैंने उसे एक कलम दिया। आई गिव का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे देखिए गेव हिम, यहां पे आप हर भी लगा सकते हैं, हिम या हर। देख लीजिए सजीव कर्म में ये शामिल है। आई गेव हिम ए पेन, मैंने उसे एक कलम दिया। ये हो गया आपका निर्जीव कर्म और ये हो गया आपका सजीव कर्म। तो है ना जी स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से लग रहा है कि शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया अभी तत्काल बताया गया कुछ देर पहले, और अब आपका आया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जो अंग्रेजी में मुख्य क्रिया के बाद होता है। यहां बाट देख सकते हैं, गेव देख सकते हैं। दूसरा जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, मैं आपको बता रहा हूं, राधा तुम्हें उपहार दे रही थी। इसमें देखिए इस वाक्य में दोनों कर्म है स्टूडेंट। क्या दे रही थी? उपहार। किसे दे रही थी? तुम्हें दे रही थी। देखिए यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। कौन दे रहा था? राधा दे रही थी। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो राधा वाज गिविंग, राधा वाज गिविंग, राधा, यहां देखिए आपका एच भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे हैं ना इसको? कर्ता कौन हो गया? सब्जेक्ट आपका राधा हो गई, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और आपका मेन वर्ब कौन हुआ स्टूडेंट्स? अगर यहां से स्टूडेंट आप सभी लोग समझ जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको टेंस के अनुसार किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं 100%, और यही शुरुआती दौर में स्टूडेंट को जानकारी नहीं रहती है, इसलिए वे ट्रांसलेट करने में अनेबल होते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब आता है जो कि आप लोग चौथे नंबर पे स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम ऑब्जेक्ट है। जरूर ध्यान देंगे भाई। हेल्पिंग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मैंने उसे, आई वॉज गिविंग ए, गिविंग टू यू, ऐसे करिए, ए गिफ्ट। राधा वॉज गिविंग टू यू ए गिफ्ट, राधा तुम्हें एक उपहार दे रही थी। ये देखिए सजीव कर्म, आपका निर्जीव कर्म, ये दोनों आपके क्या बन गए? ऑब्जेक्ट बन गए।
इस तरह से स्टूडेंट कर्ता, सहायक क्रिया यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चारों बहुत ही आवश्यक होते हैं। इट इज वेरी नेसेसरी टू कंप्लीट ए सेंटेंस, मतलब एक वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए इनकी काफी आवश्यकता पड़ती है। मैं फिर आपको रिवाइज करा दूं, कौन का प्रश्न करने पे हमें कर्ता का पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया की सहायता करने के साथ साथ निगेटिव, इंट्रोगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक, नकारात्मक बनाने में मदद करती है। काइंड्स ऑफ द सेंटेंस मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया हूं, उसको आप पिछले वीडियो को जरूर देखें, उससे आपको काफी कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5वें नंबर पर, जिसे हम लोग कहते हैं, ध्यान देंगे, लिखते रहिएगा, लिखेंगे तो काफी कुछ मिलेगा। और एक नोटबुक, ग्रामर कॉपी एक बना लें, नोटबुक, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जिस दिन आपको अंग्रेजी आने लगेगा ना, उस दिन आपको अच्छा फील होगा। शुरुआत में मैं इंग्लिश नहीं जानता था तो मुझे काफी डिफिकल्ट लगता था, लेकिन स्वयं के हार्ड वर्क ने मुझे ऐसा बनाया। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं आपको, जो मेरे पास टैलेंट है, जो कुछ भी मैंने अंग्रेजी सीखा है, वो मैं आपको दूं। इससे जो है आप दूसरों को दें और उसका फायदा भी उठाएं। और यह इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे इंडियंस के लिए मतलब बहुत ही बेनिफिशियल है, जनरेशन प्लान है, एक तरह से समझ लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसका प्रयोग होता ही रहेगा। 5वें नंबर पे आता है जिसको हम लोग अदर भी कहते हैं और कंप्लीमेंट भी कहते हैं। कंप्लीमेंट, अन्य या पूरक शब्द, अन्य या पूरक शब्द, ये किस नंबर पे आ रहा है स्टूडेंट? जैसा कि आपको बताया गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आता है मेन वर्ब, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट तो आपने जाना, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ये आपको बताया गया। क्या किसे किसको का प्रश्न करने पे हमें ऑब्जेक्ट का पता चलता है। ऑब्जेक्ट आप जरूर याद रखें, ऑब्जेक्ट की सहायता से जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मतलब जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें काफी कंफ्यूजन होता है ऑब्जेक्ट की चेंजिंग को लेकर के, सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का। और साथ ही साथ पैसिव वॉइस जब आप बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट मेन होता है पैसिव वॉइस में। अब 5वें नंबर पे आ रहा है स्टूडेंट आपका, जिसे आप अदर कहते हैं या कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, राधा उसे कल यहां बुला रही थी। हालांकि ये सब यहाँ पे उसे, यहाँ ये दोनों शब्द एडवर्ब हैं, एक समयवाचक है, एक स्थानवाचक है। स्टूडेंट कब बुला रही थी? कल। कहाँ बुला रही थी? यहाँ बुला रही थी। ये दोनों शब्द एडवर्ब हैं जो इस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। लेकिन अब इनको काउंट किस में किया जाता है? अदर में या कंप्लीमेंट उसे कहा जाता है। राधा, राधा कौन बुला रहा था? राधा बुला रही थी। किसे बुला रहे थे? बुला रही थी उससे बुला रही थी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है राधा, इसमें हेल्पिंग वर्ब देखिए स्टूडेंट क्या लगा, एचबी, हेल्पिंग वर्ब, बहुत जरूरी है जानना। राधा वाज कॉलिंग, मुख्य क्रिया का प्रयोग होगा। किसे बुला रही थी? उसे बुला रही थी, हिम या हर दोनों लगा सकते हैं इसमें। ये जो है मैस्कुलिन जेंडर है, ये फेमिनाइन जेंडर है, यानी कि फीमेल है। राधा वाज कॉलिंग हिम हियर, कब? यस्टरडे, बीता हुआ कल। अब स्टूडेंट ये देखिए, ये दोनों आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक शब्द, ऊपर बताया गया है, ध्यान देंगे आप। अब मैं आपको सिंपली, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा टेंस के अनुसार, मतलब टेंस के प्रकार बताए जाएंगे
और टेंस के अनुसार जो भी उसके प्रोसेस हैं वो बताए जाएंगे। मैंने आपको एक सेंटेंस में जो जो मुख्य चीजें होती हैं उसको पहले जानना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट यही नहीं पहचान पाते हैं वाक्य में और उन्हें ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है। ये देखिए यहां पे दोनों हियर और स्टरडे कंप्लीमेंट, या इसे आप ये भी कह सकते हैं अदर। अब मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान देंगे। अगर ये फार्मूला आप समझ पाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, लिख लीजिएगा कॉपी में अपने। फिर आपका आता है मेन वर्ब जिसे आप कहते हैं मुख्य क्रिया। फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जिसे हम लोग कहते हैं कर्म। अंग्रेजी की बात हो रही है स्टूडेंट, ये अंग्रेजी के वाक्य का फॉर्मूला है। फिर आपका आता है कंप्लीमेंट, जो हियर और स्टरडे आपका ऊपर ठीक इसके ऊपर दिख रहा है, इसे कहते हैं पूरक। और अंत में चाहे फुल स्टॉप हो, वाक्य का मतलब इंट्रोगेटिव हो, इस तरह से बनता है। देख लीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अगर ये आपको जानकारी है तो हर वाक्य को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। हाँ, ट्रांसलेट करने में दिक्कत क्या आएगी, थोड़ा सा, थोड़ा नहीं पूरा मीनिंग आपको आना चाहिए। भाई पढ़ाई करनी है तो भाई आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मीनिंग लर्न करना ही पड़ेगा। मैं और आपको एग्जांपल दे रहा हूं इस फार्मूला के जरिए। कर्ता, क्रिया, कर्म और पूरक शब्द, ये बहुत जरूरी है। राम उसे एक नया कलम दे रहा, राम उसे एक नया कलम, राम आज उसे, यहां पे आज डाल दीजिए। राम उसे, फार्मूला मिलाते हैं, राम आज उसे एक नया कलम दे रहा है। कौन किसे क्या कर रहा है, कब, कौन किसे कब क्या कर रहा है, तो इसका उत्तर यहां पे है। राम आज उसे एक नया कलम दे रहा है। कौन दे रहा है, राम। ये क्या बन गया, कर्ता बन गया। अब इस वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। राम इज, अब आता है आपका मुख्य क्रिया देना। स्टूडेंट, देना, काम प्रकट हो रहा है। मैंने आपको बताया है कि जो शब्द काम प्रकट करता है उसे क्रिया कहते हैं। राम इज गिविंग, राम इज गिविंग किसे, कर्म है आपका सजीव कर्म, और ये आपका आता है निर्जीव कर्म, ये एडजेक्टिव है, ये नंबर बता रहा है। राम इज गिविंग हिम ए न्यू पेन, कब दे रहा है, टुडे। फार्मूला मिलाते हैं स्टूडेंट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में दो तरह ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स। पेन आपका निर्जीव कर्म है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हिम आपका सजीव कर्म है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऊपर बताया गया है। और टुडे, टुडे आपका बन गया कंप्लीमेंट। तो इस तरह से टेंस के अनुसार, अगर आपको टेंस का अच्छा नॉलेज है और कर्ता, क्रिया, कर्म, हेल्पिंग वर्ब इत्यादि आप पहचान ले रहे हो और उसके बारे में जानते हो, तो मैं 100% कह सकता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ट्रांसलेट करने में, किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने में, अनुवाद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टेंस के बारे में बताऊंगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसके प्रकार और उसके क्या क्या प्रोसेस है, वह आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।
और इससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। Hi dear friends and student, please subscribe the channel SKG English Learning Classes and press the bell icon and like and share video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं और टेंस के अनुसार जो वाक्य में शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया। जैसा कि वाक्य बनाने के लिए हमें कैसे शब्दों की जरूरत होती है और कैसे शब्दों को पहचाना जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। जैसे किसी वाक्य में सब्जेक्ट, कर्ता, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट, कर्म, जो क्या किसे किसको का प्रश्न करने पे हमें पता चलता है। उसके बाद कंप्लीमेंट आता है या अदर कहते हैं, उसे पूरक शब्द कहते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हम सभी लोग टेंस की शुरुआत करते हैं। पहला जो काइंड्स ऑफ द टेंस देखते हैं। काइंड्स ऑफ द टेंस, यानी कि काल के प्रकार। इसके बारे में हम सभी लोग स्टडी करेंगे। काल के प्रकार यहां पे लिखा है, सही पता नहीं चल रहा है। काल के प्रकार जो टेंस होता है वह 3 प्रकार से यूज होता है, प्रयोग होता है। इसको हम लोग पहला देखते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल, अगर आपको पहचानना है तो पहले हम थोड़ा सा इसका परिभाषा देख लें। वह समय जो आज चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, वह समय जो आज चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जब आप इस वीडियो को देखेंगे उस समय का जो टाइम होगा वह वर्तमान टाइम होगा। वैसे सिंपली अगर हिंदी में इसे पहचानना है तो वाक्य के अंत में है, हो, हूं, होता है, होती है और होते हैं। होते हैं का प्रयोग आता है। क्या बताया गया स्टूडेंट? वाक्य के अंत में अगर आपको प्रेजेंट टेंस के वाक्य को पहचानना है तो आप कैसे जानेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है? जैसा कि आपको काल बताया गया, काल के प्रकार, तो काल आपको बताया गया है कि काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है काल, यहां पे मैं 3 कर दे रहा हूं, वहां 3 प्रकार के होते हैं। पहले वीडियो में बताया गया है।
काल 3 प्रकार के होते हैं। उसमें वाक्य के अंत में क्या आता है, हो, हूं, होता है, होती है और होते हैं का प्रयोग आता है। जैसे राम एक छात्र है। कौन छात्र है? राम। तो यहां पे देखिए, इससे आपको जान जाना चाहिए कि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, वर्तमान काल का है। राम एक छात्र है। अभी भी राम क्या एक मतलब विद्यालय पढ़ने जाता है, वह एक छात्र है। राम इज ए स्टूडेंट। यहां पे सिंपली पता चला, यहां पे मेन वर्ब का काम इज कर रहा है। राम एक छात्र है। फिर दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि वर्तमान काल को, भूतकाल को, भविष्य काल को आप पहचानेंगे कैसे। पहली बात तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट, उसके बारे में बताया गया। अब आपको यह बताया जा रहा है कि वर्तमान काल को आप पहचानेंगे कैसे। वर्तमान काल का वाक्य जिसमें प्रकार भी आता है वो आगे बताया जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। दूसरा आता है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। भूतकाल बीता हुआ समय जिसे कहते हैं, बीता हुआ समय। परिभाषा इसका देखेंगे, वह समय जो बीत चुका होता है उसे भूतकाल कहते हैं। The time which has passed, that is called past tense। वह समय जो बीत चुका होता है उसी को ही क्या कहा जाता है, past tense कहा जाता है। पहचान के लिए आप कैसे जानेंगे कि यह भूतकाल का वाक्य है? इसके वाक्य के अंत में था, थी, थे या ई, ये का प्रयोग आता है। इसे आप जरूर लिखते रहें स्टूडेंट्स। क्या बताया गया? वाक्य के अंत में क्या आता है? था, थी, थे या ई, ए का प्रयोग आता है, उसी को ही भूतकाल कहते हैं। एज एग्जाम्पल देखते हैं। राम एक छात्र था। कौन था? राम। तो राम वाज अ स्टूडेंट। राम एक क्या था? छात्र था। कब था? आज है नहीं, पास्ट में था। मतलब वह विद्यालय पढ़ने जाता था, तो वह अभी एक छात्र ही था। उसके बारे में, पास्ट के बारे में बताया जा रहा है, बीते हुए समय के बारे में। स्टूडेंट एक बार फिर रिवाइज कर लें। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस होता है, जिससे वर्तमान काल, और इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, आज ही आपका क्या है? वर्तमान है। आज ही आपका वर्तमान है। वह समय जो आज चल रहा है उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। द टाइम विच इज गोइंग ऑन टूडे, द टाइम विच इज गोइंग ऑन टूडे इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वह समय जो आज भी जारी रहता है, मतलब आज ही शुरू रहता है, उसी को ही हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है? द टाइम विच हैज पास्ड। समय जो क्या हो चुका होता है, बीत चुका होता है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। फिर आपका आता है फ्यूचर टेंस, मतलब पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा पहचान को विशेष ध्यान देंगे आप। वाक्य के अंत में था, थी, थे या ई, ए का प्रयोग आता है। आप जान जाइएगा, मैं आपको यहां ले चलूंगा जब मैं टेंस के मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट जो भी टेंस पढ़ाया जाएगा, तो मैं आपको बीच बीच में इसका याद दिलाता रहूंगा। फिर आपका आता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल।
ये जानना जरूरी है आपके लिए, सभी लोग जरूर लिख लें, या तो सामने से मतलब मोबाइल से ही स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। तीसरा आपका आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस बताना नहीं है सबको, भविष्य काल, जिसे हम लोग आने वाला समय कहते हैं। कैसा समय? आने वाला समय। आने वाला समय ही क्या होता है? भविष्य काल होता है। और इसका परिभाषा वह समय जो आने वाला होता है, उसे, वह समय जो क्या करने वाला होता है? आने वाला होता है, उसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। उसे भविष्य काल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, वह समय जो आने वाला होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। पहचान, कैसे पहचानेंगे कि यह भविष्य काल का वाक्य है? तो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में गा, गे, गी, यही आपको 3 अक्षर ध्यान देने हैं। गा, गे, गी का प्रयोग आता है। अगर आप शुरुआत से वीडियो देखते हैं स्टूडेंट्स, जो पिछले वीडियो में बताया गया, और उसको अपने नोटबुक में लिखते हैं, तो निश्चित तौर पे एक अच्छी नोटबुक तैयार होगी ग्रामर की। और उसको अगर आप कंटिन्यू स्टडी करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एचकेजी इंग्लिश लर्निंग क्लासेस से आप सभी लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अपने आप को वीक समझते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 100% श्योर है, मैं उस स्टूडेंट को यहां से इंग्लिश सिखा दूंगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। वह घर पर होगा। वह कहां होगा? घर पर होगा। यहां देखिए, आप इस अंतिम वाले अक्षर से जान जाइए, होगा, गा अंत में आया, तो यह वाक्य किस टेंस का हो गया? भविष्य काल का। ही विल बी, यहां पे बी लग रही है, एट होम। वह कहां होगा? अपने घर पे होगा, तो होम आप यहां लगा सकते हैं निजी घर के लिए। वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। यहां पे देखिए मेन वर्ब विल बी, मतलब विल को रखा गया है, बी माने होना होता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो आपको बताया गया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस वह समय जो जारी रहता है, वाक्य के अंत में है, हो, हूं, होता है, होती है आता है। फिर पास्ट टेंस आपका क्या होता है? वह समय जो बीत चुका होता है, जिसका पहचान था, थी, थे या ई ए होता है। और फ्यूचर टेंस जो आपके सामने दिख रहा है वीडियो में, भविष्य काल, आने वाला समय, और इसका पहचान गागेगी वाक्य के अंत में मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी साधारण, जिसका पहले प्रेजेंट टेंस में उदाहरण दिया गया है, वही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल। रिकग्नाइजेशन क्या होता है? पहचान वाक्य के अंत में, हो, सॉरी, है, हो, है, ये बहुवचन है, होता है,
होता है, होती है, होते हैं, का प्रयोग आता है। दूसरा टॉपिक आप लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मेन वर्ब। मेन वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब क्या क्या होता है? इज, एम और आर। इज, एम, आर। इसके लिए हिंदी पे जरूर ध्यान देंगे। है, हूं, एम माने हूं होता है, और हैं, आर माने हैं और हो होता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा चीज है, इसे आप जरूर ध्यान दें स्टूडेंट। इज, एम, आर यहाँ पे मेन वर्ब, चूंकि पिछले वीडियो में जो बताया गया मेन वर्ब, जैसे खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, जिस शब्द से काम प्रकट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का कुछ होना पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें हम लोग बी फार्म की क्रिया प्रयोग कर रहे हैं। ये बी फार्म वर्ब है, बी फार्म। बी फार्म वर्ब्स का स्टडी कर रहे हैं। ये इज, एम, आर यहां पे इन मतलब जो प्रेजेंट टेंस में आप पढ़ेंगे मेन वर्ब का काम यही करेंगे। फिर आते हैं शुरुआत, अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां से शुरुआत होती है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य या पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं इसे। साधारण वाक्य का निर्माण कैसे होता है, इसका फार्मूला मैं सिंपली दे रहा हूं, आप सभी लोग समझ जाएंगे अगर आप इस पे ध्यान देंगे स्टूडेंट। है, हूं, हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कर्ता के साथ एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, आई के साथ आपको क्या लगाना। हिंदी अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको यहां पे बता रहा हूं फार्मूला। सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, और इसमें आता क्या है, अंत में कंप्लीमेंट आता है स्टूडेंट। क्या आता है? कंप्लीमेंट, यानी पूरक शब्द, जो शब्द वाक्य को पूरा करने में मदद करते हैं। उदाहरण ध्यान दें स्टूडेंट, याद रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसमें बी फार्म की क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। वैसे तो बी फार्म की क्रिया 5 होती है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो वाज, वेयर तो पास्ट टेंस का है, वो आगे बताया जाएगा। है, हूं, हो, हैं पे आप विशेष ध्यान देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जो आपको बताया जा रहा है। सब्जेक्ट में आपको बताया गया कि कौन का प्रश्न करने पे कर्ता का पता चलता है। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा उस सब्जेक्ट के साथ इन तीनों मुख्य क्रियाओं में से एक क्रिया आपको चुनना होगा। फिर आपका आता है कंप्लीमेंट। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मेरा क्या होना पाया गया, एक अध्यापक होना पाया गया। मैंने आपको बताया है कि इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी का कुछ होना पाया जाता है। तो मेरा क्या होना पाया गया, मैं एक अध्यापक हूं, तो आई, और अंत में क्या आया स्टूडेंट, प्रेजेंट टेंस का पहचान भी है। और हूं को आप देख करके कि मुख्य क्रिया इस फार्मूले में से क्या चयन कर सकते हैं, एम कर सकते, नहीं करेंगे। आई एम अ टीचर, मैं क्या हूं, अध्यापक हूं। दूसरा एग्जाम्पल यहां मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे। तुम एक छात्र हो, तुम एक छात्र हो, तुम क्या हो, तुम्हारा क्या होना पाया जा रहा है, छात्र होना पाया जा रहा है। तो यू माने तुम होता है। अंत में आप इस पे ध्यान देंगे, हो की मीनिंग क्या होती है, आर। पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे स्टूडेंट, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा।
बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको अंग्रेजी में कहीं भी दिक्कत ना हो, जिसे आप मतलब काफी डिफिकल्ट फील करते हैं। यू आर अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ एक मैरिज सेरेमनी हो रही है जिसका साउंड जो है यहाँ पे आ रहा है। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में बाकी सारी चीजों को पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, थैंक यू।